जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम सर। In the last lecture, we have learned about the upper cervical spine, और उसके बाद हम लोगों ने upper cervical spine की एग्जामिनेशन के बारे में बात की थी कि किस तरीके से हम लोगों ने इवेल्युएशन करनी है। समझ आ गया था सबको? जाके पढ़ा था कि नहीं? सर पढ़ा था, लेकिन एक्सटेंशन वाली समझ आ जाती है, लेकिन जब एक्सटेंशन पढ़ा था वो सारी चीजें आप लोगों ने एक दफा अच्छा, यहाँ से ये मसला आप लोगों में से भी कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि सर आप लोग एक दफ़ा दोबारा समझा दें, क्योंकि इसमें समझ नहीं आ रहा। ऑनलाइन जितने भी बच्चे बैठे हैं, ठीक है, एक दफ़ा बेटा दोबारा इस चीज़ को पढ़ें। During extension of the atlanto-occipital joint, the occipital condyles glide anteriorly. इसमें कोई शक वाली बात है? Occipital condyles anteriorly glide करते हैं during extension, ठीक है? And what is extension? This is extension, capital extension. Capital extension का मतलब क्या है? ऑक्सीपिट आपकी posteriorly tilt कर रही है, रोलिंग भी posteriorly हो रही है, और क्योंकि कन्वेक्स टू कनकेव रूल अप्लाई होता है इसलिए ग्लाइडिंग क्या होगी? एंटीरियर डायरेक्शन में होगी। पहले स्टेटमेंट की समझ आ गई। ड्यूरिंग लेफ्ट साइड बेंडिंग एंड राइट ट्रांसलेशन एक ही चीज है। ड्यूरिंग लेफ्ट साइड बेंडिंग, जब लेफ्ट साइड बेंडिंग होती है तो ट्रांसलेशन राइट साइड की होती है, ऐसे ही है ना? मैं लेफ्ट को साइड बेंड कर रहा हूँ तो एक्चुअली मेरे ऑक्सीपिटल कंडाइल्स क्या करें? ट्रांसलेट करें टू द ऑपोजिट साइड एंड दैट इज द राइट साइड। ठीक है, समझ आ रही है बच्चों? सो ड्यूरिंग लेफ्ट साइड बेंडिंग एंड राइट ट्रांसलेशन इन एक्सटेंशन द कपल्ड राइट रोटेशन इज प्रोड्यूस्ड। ऐसे ही है, या सिर्फ इसको ये पढ़ लो कि लेफ्ट साइड बेंडिंग के साथ क्या होगी? कपल्ड मूवमेंट राइट साइड रोटेशन, क्योंकि हमने क्या कहा है अपर सर्वाइकल स्पाइन में कपल्ड मूवमेंट क्या है? साइड बेंडिंग इज will always be opposite in direction to the rotation, or the rotation will always be opposite in direction toward the side bending। ठीक है, एक मिनट बेटा जान हो जाए तो फिर
दोनों भी। अच्छा, हमने कहा हुआ है कि अपर सर्वाइकल स्पाइन में जो कपल मूवमेंट है वो हमेशा ऑपोजिट होगी और कपल मूवमेंट होती है साइड बेंडिंग और रोटेशन। ठीक है, तो साइड बेंडिंग अगर एक साइड पे हो रही है तो ऑपोजिट साइड पे रोटेशन होगी। दिस रोटेशन causes the right occipital condyle to return towards the neutral position while the left condyle advances towards the extension barrier। अब दोबारा से बेसिक चीज के ऊपर आ जाओ कि एक्सटेंशन हो रही है, कैपिटल एक्सटेंशन है। कैपिटल एक्सटेंशन मींस योर चेन इज मूविंग फॉरवर्डली एंड सुपीरियरली। ऑक्सिपिट itself जो है टिल्ट कर रहा है बैकवर्ड, पीछे की तरफ। इसका मतलब क्या है कि रोलिंग किस डायरेक्शन में होगी? पोस्टीरियर डायरेक्शन में। और क्योंकि फिर नेक्स्ट कंकेव रूल अप्लाई होता है तो ग्लाइडिंग किस डायरेक्शन में होगी? एंटीरियर डायरेक्शन। एंटीरियर डायरेक्शन में ग्लाइडिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास कौन से हैं? एंटीरियर आपके कैप्सूल के ऊपर स्ट्रेच आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही इसका मतलब क्या है? एंटीरियर कैप्सूल के ऊपर स्ट्रेच आ रहा है ना। अगर इस ही एक्सटेंशन के अंदर मैं साइड बेंडिंग करता हूं टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, साइड बेंडिंग करता हूं टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो राइट साइड की ट्रांसलेशन होगी। ठीक है, राइट साइड की ट्रांसलेशन क्या कहती है? राइट साइड की क्या होगी? रोटेशन होगी। जब आपकी ये लेफ्ट साइड बेंडिंग है और राइट साइड की रोटेशन है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका राइट साइड का कंडाइल है वो वापस न्यूट्रल पोजीशन पे आ रहा है, क्योंकि बेटा राइट साइड की रोटेशन है ना। राइट साइड की रोटेशन का मतलब क्या है? लाइक दिस। ठीक है, पहले ये देखें, ये दोनों ऑक्सीपिटल कंडाइल्स क्या थे? एंटीरियर कैप्सूल के ऊपर स्ट्रेच डाल रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड बेंडिंग हुई है तो लेफ्ट साइड बेंडिंग के साथ क्या होगी? राइट साइड की ट्रांसलेशन, राइट साइड की ट्रांसलेशन होगी ना। तो राइट साइड की ट्रांसलेशन, राइट साइडेड, लेट्स से these are two occipital condyles, they are moving in the anterior direction, gliding in the anterior direction, और ये किसके ऊपर स्ट्रेच डाल रहे हैं? एंटीरियर कैप्सूल के ऊपर स्ट्रेच डाल रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि इसके साथ आपके पास लेफ्ट साइड बेंडिंग होती है, लाइक दिस। लेफ्ट साइड बेंडिंग हुई, लेफ्ट साइड बेंडिंग के साथ कौन सी कपल मूवमेंट होगी? राइट साइड की रोटेशन। ठीक है, बोले कौन सी रोटेशन होगी? राइट साइड की रोटेशन। तो राइट साइड की रोटेशन कैसे होगी? जस्ट लाइक दिस। तो ये वाला जो कंडाइल है ये क्या आ गया? वापस अपनी न्यूट्रल पोजीशन पर आ गया, जबकि ये लेफ्ट वाला कंडाइल इसने फर्दर क्या किया? स्ट्रेच कर दिया है एंटीरियर कैप्सूल को। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ इसको समझना इस तरीके से है कि सबसे पहले आपने फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में देख लेना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, किस कैप्सूल के ऊपर स्ट्रेच पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने लेफ्ट साइड बेंडिंग फिर राइट साइड बेंडिंग करके आपने देखा। यहां तक बात की समझ आ गई है? इसके अलावा कोई है? ये सारी जो फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स हैं इसमें आगे पैसिव फिजियोलॉजिकल मोबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये सर ये भी बता देंगे पैसिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट। मैं इसी की बात बता रहा हूँ, पैसिव फिजियोलॉजिकल। इसमें मैंने सबसे पहले एक्सटेंशन की बात की है ना। जी सर, वो तो पता चल गई है कि नीचे एक स्लाइड एक और भी है। ये सर इप्सिलेटरल वाली। एक मिनट बता दो। अच्छा जी, इफ लेफ्ट साइड बेंडिंग इन एक्सटेंशन इज लिमिटेड, समझ आ रही है बात? अगर लेफ्ट साइड बेंडिंग एक्सटेंशन के अंदर लिमिटेड होगी, then the limiting factor is on the left joint of the segment, that is the ipsilateral to the side bending, which is preventing the advance of the condyle into its normal position. वो कहना क्या चाह रहा है? वो कहना ये चाह रहा है कि मसला कहां पर होगा? अगर लेट्स से एक्सटेंशन के अंदर हमने क्या कहा कि एक्सटेंशन के अंदर लेफ्ट साइड बेंडिंग होगी तो राइट रोटेशन होगी, और राइट रोटेशन में क्या होगा कि जो राइट साइड वाला कंडाइल होगा वो वापस न्यूट्रल पोजीशन पर आ जाएगा, और जो लेफ्ट साइड वाला होगा वो फर्दर स्ट्रेच करेगा इनका कैप्सूल। यही बात थी, अब इसको इस ज़हन में रखो। अब वो कहता है कि ये कौन सा ऐसा इशू है जो कि इस राइट साइडेड कंडाइल को न्यूट्रल पोजीशन पर नहीं आने दे रहा। ठीक है, तो वो मसला कहां पर होगा? लेफ्ट साइडेड कंडाइल पे।
लेफ्ट साइडेड एंड एटलांटा ऑक्सीपिटल जॉइंट के ऊपर इशू होगा, क्योंकि ये जब तक आगे नहीं जाएगा ये वापस न्यूट्रल पोजीशन पर नहीं आएगा। ठीक है, समझ आ गई? सो व्हाट इट मींस कि जिस साइड की साइड बेंडिंग हो रही होगी उसी साइड के इप्सिलेटरल टू द साइड बेंडिंग, मतलब अगर लेफ्ट साइड की साइड बेंडिंग है तो सेम साइड के एटलांटा ऑक्सीपिटल जॉइंट की क्या है, ग्लाइडिंग रिस्ट्रिक्टेड है ड्यू टू हाइपोमोबिलिटी और टाइटनेस ऑफ द कैप्सूल। उसका एंटीरियर कैप्सूल उसको अलाउ नहीं कर रहा कि वो आगे जाए। ठीक है, तो फिर ये कैसे न्यूट्रल पोजीशन पर आ सकता है? समझ आई है बात कि नहीं आई है? और भी ये हुआ फ्लेक्शन के केस में इससे ऑपोजिट तो जिस साइड पे बेंडिंग करे अगर वो बेंडिंग नहीं हो रही तो मतलब उस साइड की जो हमारे वो लिमिटेड है और वो ग्लाइडिंग लिमिटेड है, वो ग्लाइडिंग लिमिटेड है हाइपोमोबिलिटी की वजह से इटसेल्फ के इंट्रा आर्टिकुलर हाइपोमोबिलिटी या फिर कैप्सूल के टाइटनेस है। सिंपल समझ आ गई बात? सर यहाँ पे तो साइड बेंडिंग उसी साइड पे करवाएंगे जहाँ पर प्रॉब्लम है, जिस साइड पे रिलेटेड साइड पे, लेकिन फ्लेक्शन के केस में रोटेशन वाली साइड पे प्रॉब्लम होता है, ऑपोजिट होता है। फ्लेक्शन में कंडाइल्स की जो ग्लाइडिंग है वो पोस्टीरियर डायरेक्शन, इसलिए वो ऑपोजिट होता है। एक्सटेंशन में क्योंकि ग्लाइडिंग एंटीरियर डायरेक्शन में है इसलिए ये सेम साइड टू द लेफ्ट बेंडिंग है। जब फ्लेक्शन की बात आएगी तो वो होगा कॉन्ट्रालेटरल टू द साइड बेंडिंग। ठीक है, लेट्स से अगर हम फ्लेक्शन की बात करें, ठीक है, फ्लेक्शन की हम क्या कहते हैं कि कैपिटल फ्लेक्शन इज जस्ट लाइक दिस, मींस हमारा जो ऑक्सीपिटल है ये टिल्ट कर रहा है एंटीरियरली, रोलिंग क्या हो रही है एंटीरियर, कंडाइल्स की रोलिंग हो रही है एंटीरियर डायरेक्शन में, मींस कन्वेक्स टू कनकेव रूल अप्लाई होगा तो क्या होगा, ग्लाइडिंग क्या होगी पोस्टीरियर डायरेक्शन में, मींस पोस्टीरियर कैप्सूल आपका स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, अब दोनों कंडाइल्स पोस्टीरियर डायरेक्शन में, लेफ्ट से लेफ्ट साइड बेंडिंग की मैं एग्जांपल दे देता हूं। हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड बेंडिंग करते हैं इन सर्वाइकल फ्लेक्शन, कैपिटल फ्लेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड बेंडिंग कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड बेंडिंग में आप क्या होगी, जस्ट लाइक दिस, ये देखें पोस्टीरियर कैप्सूल इसका स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड बेंडिंग करते हैं तो क्या होगी, राइट साइड रोटेशन होगी। अब इसमें देखें, इसमें ये जो लेफ्ट साइड का कंडाइल है ये वापस न्यूट्रल पोजीशन पर आ गया, क्यों, क्योंकि फ्लेक्शन हो रही थी ना, इसलिए ये लेफ्ट साइड का वापस न्यूट्रल पोजीशन पर आ गया और ये जो है ये फर्दर स्ट्रेच हुआ है इनटू द पोस्टीरियर कैप्सूल। ठीक है, अब क्या है, वो कहता है कि अब ये होगा लेफ्ट साइड बेंडिंग के ऑपोजिट जो एटलांटा ऑक्सीपिटल जॉइंट होगा उसकी ग्लाइडिंग जब रिस्ट्रिक्टेड होगी तो ये जो होगा न्यूट्रल पोजीशन पर नहीं आएगा, ये वाला जो एटलांटा ऑक्सीपिटल जॉइंट है ये वापस न्यूट्रल पोजीशन पर नहीं आएगा। हाँ जी, नहीं समझ तो यहाँ पे रोटेशन वाली साइड का अफेक्टेड होगा फ्लेक्शन में, लेकिन एक्सटेंशन में जो है वो, देखो इसको आसानी से जो समझने का तरीका है वो है सीक्वेंस जान। आप इसको पढ़ रहे हैं, अगर आपके जहन में सीक्वेंस है तो फिर अल्टीमेटली आप इस रिजल्ट पर पहुंच जाओगे। अगर आपके पास सीक्वेंस नहीं है तो फिर आप ये इस चीज तक नहीं पहुंच सकोगे। वो जो सीक्वेंस है दैट इज द कांसेप्ट, उस कांसेप्ट का गौर करने की कोशिश करें, ना कि इस चीज को याद करने की कोशिश करें। ये आज याद तो कल याद नहीं रहे। मैंने पहले भी ये कहा था कि मेरे साथ साथ इस चीज को याद करना, सीक्वेंस को याद करना, और बहुत आसान सीक्वेंस है, क्या मुश्किल है याद रखना है। गाने याद होते हैं सबको, ठीक है, तो याद क्या करना है कि जी फ्लेक्शन होगी, ये देखो साथ साथ फ्लेक्शन है तो ऑक्सीपिट क्या कर रहा है, आगे की तरफ टिल्ट कर रहा है, रोलिंग क्या होगी एंटीरियर, क्यों ग्लाइडिंग पोस्टीरियर होगी इसमें, क्योंकि कन्वेक्स टू कनकेव रूल अप्लाई हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो ग्लाइडिंग है वो क्या है, पोस्टीरियर डायरेक्शन में। अगर पोस्टीरियर डायरेक्शन में ग्लाइडिंग हो गई है तो इसका मतलब क्या है कि मेरा ऑक्सीपिटल कंडाइल्स क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं, पोस्टीरियर कैप्सूल को पुश कर रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, यहां पर क्या होगा, लेफ्ट साइड बेंडिंग हो, मैं ऐसे करके ना आपको दिखा रहा हूं, मतलब लेफ्ट साइड बेंडिंग हो तो क्या होगा, राइट साइड एक्सिलेशन होगी, जस्ट लाइक दिस। अब ये क्या हो गया, न्यूट्रल पोजीशन पर आ रहा है और ये क्या कर रहा है, फर्दर स्ट्रेच कर रहा है पोस्टीरियर कैप्सूल।
ठीक है सर असल बात तो ये है ना कि जो मूवमेंट हो रही है सब कैपिटल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन उसके अकॉर्डिंग हमने देखना है कि ग्लाइडिंग इंटीरियर है या पोस्टीरियर है तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा साइड के बैठने का रोटेशन। यस, आपने सबसे पहले कैपिटल फ्लेक्शन को देखना है कि कैपिटल की मूवमेंट को देखना है वेदर इट इज इन द फ्लेक्शन और इट इज इन एक्सटेंशन। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि अच्छा कंडाइल्स की किस डायरेक्शन में ग्लाइडिंग हो रही है। फिर लेफ्ट साइड बेंडिंग का सर ने पूछा है तो ऑब्वियसली राइट साइड की रोटेशन होगी तो द कपल मूवमेंट क्या है ऑपोजिट। अगर राइट साइड बेंडिंग का पूछूंगा तो ऑपोजिट मूवमेंट क्या है लेफ्ट साइड की रोटेशन। ठीक है, आप लोगों के मिड टर्म में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए। ठीक है, इसलिए इस सीक्वेंस को याद रखना है, ये कंसेप्ट है बेटा। सीक्वेंस एक दो सीक्वेंस ही तो याद नहीं होता। पेपर स्टार्ट होने से पहले ना चाहे खुद सीक्वेंस बना लेना पहले, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। एक सीक्वेंस लेफ्ट साइड बेंडिंग का बना लेना, एक राइट साइड बेंडिंग। समझ आ गई? और पढ़ाऊं इसमें से? पढ़ा दूं? इसके ऑपोजिट है। ड्यूरिंग फ्लेक्शन ऑफ द occipital band the occipital condyle glide posteriorly। इस स्टेटमेंट की समझ आ गई? सिंपल सा कंसेप्ट। द राइट रोटेशन associated with left side bending, ठीक है, causes the left condyle to move away from the flexion barrier। ठीक है, means to move away from the posterior capsule towards the neutral position, while the right condyle is moved posteriorly further into the flexion barrier। समझ आ गई बात? यस सर। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में डिफरेंस। कैपिटल फ्लेक्शन की बात करें तो हम लोग वहां पे लेफ्ट साइड बेंडिंग करेंगे तब हमारा लेफ्ट कॉन्डाइल और राइट। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि कैपिटल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में दोनों में डिफरेंट डायरेक्शन में ग्लाइडिंग हो रही है, तो दोनों में कंसेप्ट डिफरेंट हो जाता है। जरूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड का कंडाइल की न्यूट्रल पोजीशन हो। बात समझ आ रही है? सर अवे फ्रॉम फ्लेक्शन बैरियर का मतलब ये है कि एक्सटेंशन बैरियर उसको रोक रहा है अवे करवाने, यानी कि एक्सटेंशन बैरियर उसको रोक रहा है। एक्सटेंशन में ऐसा होगा कि अवे फ्रॉम फ्लेक्शन बैरियर का मतलब ये है कि वो जो पोस्टीरियर कैप्सुलर का नाम है फ्लेक्शन बैरियर। ठीक है, सर पोस्टीरियर वाले को एक्सटेंशन बैरियर, पोस्टीरियर वाले को फ्लेक्शन बैरियर कह रहे हैं, फ्लेक्शन की मूवमेंट कर कैपिटल फ्लेक्शन, इसलिए उसको हम फ्लेक्शन बैरियर कहते हैं। ठीक है, और हम एक्सटेंशन बैरियर को कह रहे हैं कि जब एक्सटेंशन में इंटीरियर कैप्सूल के अंदर स्ट्रेच हो रहा है तो इसलिए उसको हम लोग एक्सटेंशन बैरियर बोलते हैं। ठीक है, आप लोग बेटा शॉर्टकट ना ढूंढो, इसको इस तरीके से सीक्वेंस से याद कर लें। ठीक है, सीक्वेंस से याद करेंगे तो फायदा होगा। ठीक है, सीक्वेंस से याद नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा। जी बच्चों, रोटेशन में ग्लाइडिंग की डायरेक्शन की आप बता रहे थे वो भी वो अभी मैंने साथ साथ बताई थी ग्लाइडिंग रोटेशन। एक दफा रिपीट। ड्यूरिंग फ्लेक्शन ऑफ कैपिटल फ्लेक्शन में बेटा क्या होगा कि जी आपकी चिन जो है वो टुवर्ड्स द नेक जा रही है। ये आपका सर कहाँ की तरफ गिर रहा है? आगे की तरफ गिर रहा है। इसके कंडाइल्स, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीपिटल कंडाइल्स क्या करें? आगे की तरफ क्रॉस करें। इट मींस द नेक्स्ट कंकेव जब अप्लाई होगा तो ग्लाइडिंग इस डायरेक्शन में होगी, ये डायरेक्शन। सर जी बेटा, सर आपकी आवाज भी ठीक से नहीं आ रही और आपकी वीडियो भी नहीं आ रही। सर एक दफा सीक्वेंस कब से सीक्वेंस बेटा रिपीट कर सीक्वेंस रिपीट कर करके। अच्छा, अब आवाज आ रही है बेटा? जी सर। ओके, पहली बात, कैपिटल फ्लेक्शन होगी तो चिन आपकी किसकी तरफ जा रही है? टुवर्ड्स द नेक मूव कर रही है। ठीक है,
समझ आ गई? रोलिंग किस डायरेक्शन में होगी? एंटीरियर डायरेक्शन में। कन्वेक्स टू कनकेव रूल अप्लाई करें तो ग्लाइडिंग किस डायरेक्शन में है? पोस्टीरियर डायरेक्शन में। आप लोगों ने चुप रहना है, अपने जहनों में इस बात को रिपीट करें। पोस्टीरियर डायरेक्शन में ग्लाइडिंग होगी तो मतलब क्या है कि पोस्टीरियर कैप्सूल क्या होगा? स्ट्रेच होगा। नाउ ये दोनों कंडाइल्स क्या होगा? मैं पोस्टीरियर कैप्सूल के ऊपर स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं करवाता हूं लेफ्ट साइड बेंडिंग। ये देखिए मेरे दोनों हाथ, दोनों फिस्ट को भी देखते हैं। लेफ्ट साइड बेंडिंग करवाता हूं तो क्या होगी? राइट साइडेड रोटेशन होगी। ये चेंज नहीं हो सकती, हमेशा लेफ्ट साइड बेंडिंग के साथ राइट रोटेशन होगी, राइट साइड बेंडिंग के साथ लेफ्ट रोटेशन होगी, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड बेंडिंग हुई है तो रोटेशन क्या होगी? लाइक दिस, राइट रोटेशन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ का जो कंडाइल है ये वापस किधर आ गया? न्यूट्रल पोजीशन पर आ गया। और ये कहाँ चला गया? ये फर्दर स्ट्रेच कर रहा है पोस्टीरियर कैप्सूल को, ठीक है। लड़कों को ज्यादा जल्दी समझ आ गई, ठीक है। सबसे ज्यादा गलत भी तुम लोगों ने करने, ठीक है। इसको रिपीट करना, जितनी दफा रिपीट करेंगे उतना समझ आता जाएगा, ठीक है। यहां तक बात की समझ आ गई? इतनी सी बात है। अब कोई और बात है तो बताएं। सर आप इसमें बता रहे हैं ना कि एक्सटेंशन में ये होगा कि इप्सिलेटरल साइड बेंडिंग यहां पर हो रही है, दूसरी साइड पे ऑसिकुलेट जो है उसके ऊपर क्रॉस होता है, और फ्लेक्शन के अंदर ऑपोजिट। मैं ये सिर्फ क्यों खुद नहीं बताता, क्योंकि आप लोग उस चीज को याद करोगे जो कि आपको कल को फायदा नहीं देती। आप लोग सिर्फ ये याद कर लोगे अच्छा कि जी साइड बेंडिंग है तो अगर एक्सटेंशन है तो एक्सिलेटरल टू द साइड बेंडिंग, अगर फ्लेक्शन है तो कॉन्ट्रालेटरल टू द साइड बेंडिंग। नहीं, कंसेप्ट याद करना है कि एक्चुअली कंडाइल्स पे हो क्या रहा है, ठीक है। हमारे आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स पढ़ने का फायदा ही ये है कि आप लोगों को समझ आए इस चीज की। समझ आई बात की कि नहीं आई? ठीक है, इसको इसी तरीके से बेटा याद करना है। So let's talk about today's lecture, ठीक है। We are going to study about the anatomy of the mid and lower cervical spine, ठीक है। इसमें कुछ चीजें आप लोगों के लिए नई होंगी, बाकी सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। So let's start with today's lecture and that is first of all the vertebral bodies. थर्ड वर्टिब्रल बॉडी से लेके सिक्स्थ वर्टिब्रल बॉडी आपकी टिपिकल वर्टिब्रास कहलाती हैं। एटिपिकल फर्स्ट होती है, एटलस होती है, एक्सिस होती है, और सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है। सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रा एटिपिकल क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक स्पाइनस प्रोसेस का एक फेस होता है। बाकी जो सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं उनमें बाइफिड प्रोसेस होता है। बाइफिड मींस टू फेसेस होते हैं स्पाइनस प्रोसेस के, ठीक है। समझ आ गई बेटा? सो दैट इज व्हाई इट इज 3 to 6 are called typical vertebrae and the 7th is called atypical vertebrae, ठीक है। ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, ठीक है। आपके पेडिकल लैमिना के जंक्शंस के ऊपर ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं। सर्वाइकल के ट्रांसवर्स प्रोसेसेस वाहिद ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं जिनके अंदर फोरामेन है, ठीक है। जिनके अंदर क्या है? फोरामेन है। ट्रांसवर्स फोरामिना उसको कहा जाता है। ट्रांसवर्स फोरामिना से क्या जाता है? एक्चुअली आपकी एक्सेसरी नर्व्स जाती हैं, आर्टरीज जाती हैं और वेन जाती हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअली पास करती हैं इनटू द ब्रेन, ठीक है। समझ आ गई बात की? यहाँ पे ये लिखा हुआ है वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल नर्व एंड वर्टिब्रल वेन, ठीक है। ये तीनों आर्टरी, वेन एंड नर्व, ये तीनों पास करती हैं उन ट्रांसवर्स फोरामिना में और कहां तक जाती हैं? आपकी ब्रेन स्टेम तक जाती हैं। इसीलिए ये जो हम लोगों ने शायद अपर क्रॉस सिंड्रोम के अंदर ये पढ़ा था कि जी वो पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं नाउजिया के, वॉमिटिंग के, और पेशेंट को टेनिटस की फीलिंग आ रही है, रिंगिंग इन द बेल्स की, ठीक है। तो वो एक्चुअली किस वजह से है? ये जो वर्टिब्रल आर्टरी होती है बेटा, ये एक्चुअली वाइंड करती है अराउंड एटलांटो एक्सियल जॉइंट। एक दफा वाइंड करके फिर अंदर एंटर होती है इनटू द ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो अक्सर जब एटलांटो एक्सियल आर्टिकुलेशन में कहीं पर कोई हाइपोमोबिलिटी क्रिएट हो जाए तो उस वजह से क्या होता है? वर्टिब्रल आर्टरी कंप्रेस होती है और आपकी जो ब्रेन की सर्कुलेशन है वो इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाती है। इस वजह से पेशेंट में ये सिम्टम्स आते हैं,
ठीक है, समझ आ गई बात की। सो दैट इज एन इम्पोर्टेंट क्लिनिकल इंफॉर्मेशन। इसको हमेशा याद रखना है कि एक्चुअली हम क्यों सर्वाइकल स्पाइन को मैनिपुलेट करते हैं, कि हमारे पेशेंट का हेडेक भी ठीक हो जाता है, हमारे पेशेंट की टिनेटस भी ठीक हो जाती है, हमारे पेशेंट का नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, ठीक है, वर्टाइगो ठीक हो जाता है। सिर्फ किस वजह से? इस वजह से, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये स्ट्रक्चर्स पास कर, ठीक है, समझ आ गई बात की। फेसेट जॉइंट्स, ठीक है, अब वो कहते हैं कि आर्टिकुलर पिलर एंड द फेसेट जॉइंट्स ऑफ द वर्टिब्रा C2 to C7। फेसेट जॉइंट, जो पहला फेसेट जॉइंट बनता है वो C2 और C3 के दरमियान बनता है। C1 C2 के दरमियान कोई फेसेट आर्टिकुलेशन नहीं होती, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली जो फेसेट के आर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं वो कहां पर बनते हैं? आपके पेडिकल लैमिना के जंक्शन पे, जहां पे एक्चुअली ट्रांसवर्स प्रोसेस बन रहा होता है ना, उसी के ऊपर आपके क्या बनते हैं? फेसेट जॉइंट के आर्टिकुलर प्रोसेसेस बनते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड, एटलस और एक्सिस के दरमियान कोई फेसेट जॉइंट नहीं होता। फेसेट जॉइंट किसके दरमियान बनता है? फर्स्ट फेसेट जॉइंट C2 और C3 के दरमियान, C3 C4 C4 C5 C5 C6 C6 C7 एंड सो ऑन, C7 के बाद T1 के दरमियान भी, ठीक है, समझ आ गई बात की। नाउ ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि the bulge laterally at the pedicle lamina junction। सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, अगर हम सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली वो कौन सा आर्टिकुलर प्रोसेस है? किसका आर्टिकुलर प्रोसेस है अगर सुपीरियर है? C2 C2 C3 का। C3 का C2 का क्या होगा? इंफीरियर। inferior C3 का कौन सा है? सुपीरियर। C2 का कौन सा है? इंफीरियर। अब कहते हैं articular facet on the superior articular processes are concave and faces superolateral to articulate with the reciprocally curved and oriented facet on their inferior articular process of the vertebra above, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि C2 का कौन सा है? इंफीरियर है। इंफीरियर वर्ट C3 का कौन सा है? सुपीरियर है। पहले मैंने बात की थी बम रखना है याद, B इज फॉर बैकवर्ड्स। फेसेट जॉइंट की ओरिएंटेशन मैंने कहा था याद रखनी है फॉर बम, BUM, बम याद रखनी है। B इज फॉर बैकवर्ड्स, U इज फॉर अपवर्ड्स एंड M इज फॉर मीडियल। और ये किसकी है? सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस की। इंफीरियर की क्या होगी? इससे ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। सुपीरियर की याद रखनी है BUM, बाकी सारों की क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली उसके ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है, याद रहेगा। The articular pillars bear a significant portion of axial loading। articular pillar से क्या मुराद है? आप लोगों ने हम लोग ने जब नहीं सॉरी थेरापेटिक्स 1 के अंदर आप लोगों ने स्पाइन पढ़ी होगी, नहीं थेरापेटिक्स 1 में पढ़ी थी ना स्पाइन? 2 में, हाँ 2 में थेरापेटिक्स 2 के अंदर जो स्पाइन पढ़ी थी उसमें क्या था? हम लोग एंटीरियर पिलर्स में डिवाइड करते हैं स्पाइन को, पोस्टीरियर पिलर्स में। जो एंटीरियर पिलर होता है वो वेट बेयरिंग होता है और जो पोस्टीरियर पिलर होता है वो मेनली मूवमेंट्स के लिए या ग्लाइडिंग्स के लिए होता है, ठीक है। तो ये जो आर्टिकुलर पिलर है ये एक्चुअली पोस्टीरियर पिलर की बात हो रही है, ठीक है। वो कहते हैं कि ये जो सर्वाइकल स्पाइन है सिर्फ यहाँ पर ये जो आर्टिकुलर पिलर है मींस जो पोस्टीरियर पिलर्स हैं इनमें कुछ सिग्निफिकेंट पोर्शन है लोडिंग का, एक्सियल लोडिंग का। बाकी आपके थोरेसिक स्पाइन में, आपकी लंबर स्पाइन में कहीं पर लोडिंग नहीं आती पोस्टीरियर पिलर पर। थोरेसिक में, लंबर में सारी की सारी लोडिंग कहां पर आती है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क के ऊपर आती है या वर्टिब्रल बॉडीज के ऊपर आती है। फेसेट जॉइंट्स के ऊपर लोडिंग नहीं आती। सर्वाइकल स्पाइन वो वाहिद एरिया है जहां पर पोस्टीरियर पिलर्स भी क्या करते हैं? लोडिंग में हेल्प करते हैं, एक्सियल लोडिंग में। समझ आ गई बेटा बात, ठीक है। ये वाहिद एरिया। अच्छा, अगर हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात करें तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि C1 C0 एटलांटा ऑक्सीपिटल के दरमियान कोई वर्टिब्रल डिस्क नहीं है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसी तरीके से C1 C2 के दरमियान है, क्योंकि ना C1 के पास वर्टिब्रल बॉडी है ना C2 के पास वर्टिब्रल बॉडी है, ठीक है। अच्छा, C2 और C3 के दरमियान पहली इंटरवर्टिब्रल डिस्क आती है, ठीक है।
सबसे पहले इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहां पर आती है? C2 और C3 के दरमियान। अब वो कहते हैं ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये थोरेसिक स्पाइन से और लंबर स्पाइन से डिफरेंट है। ठीक है, किस तरीके से डिफरेंट है? क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ की जो सर्वाइकल स्पाइन की जो डिस्क है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये टोटल हाइट सर्वाइकल स्पाइन की टोटल हाइट का कितना परसेंट बनाती है? 25% बनाती है। ठीक है, यहाँ की जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो टोटल सर्वाइकल स्पाइन की हाइट का कितना परसेंट बना रही है? 25%। मीन जो 75% वो कौन बना रहा है? वर्टिब्रल बॉडीज बना रहे हैं। वर्टिब्रल बॉडीज। सही है। अब आप सबको पता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में जो न्यूक्लियस पल्पोसेस होता है, एनुलस फाइब्रोसिस होता है, ये न्यूक्लियस पल्पोसेस एक्चुअली क्या करता है? वाटर को अट्रैक्ट करता है। वाटर जब आता है और अट्रैक्ट कब करता है वाटर को? जब आप लेइंग पोजीशन में होते हैं। ठीक है, जब आप रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं। अगर आप अगेंस्ट द ग्रेविटी हैं, जैसे खड़े हैं, बैठे हैं, जब तक आपकी सर्वाइकल स्पाइन कहीं किसी चीज के साथ अटैच नहीं है, लाइट कहीं पर रेस्ट नहीं करेगी, तब तक आपका न्यूक्लियस पल्पोसेस वाटर को अट्रैक्ट नहीं करेगा, बल्कि वाटर को लूज करता जाएगा जैसे जैसे वेट बेयर होता जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो न्यूक्लियस पल्पोसेस वाटर को अट्रैक्ट कब करता है? जब आप लाइंग पोजीशन में जाते हैं। ठीक है, और इसमें प्रोटियोग्लाइकन्स की तादाद सबसे ज्यादा होती है जो कि वाटर लविंग होते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटियोग्लाइकन इसमें ज्यादा हो, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो वाटर को उतना ही जल्दी अट्रैक्ट करेगा और मैक्सिमम वाटर को अट्रैक्ट करके अपने अंदर ले आएगा। जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी सर्वाइकल स्पाइन की जो हाइट होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, विद द टाइम, ठीक है, जब तक आप शाम तक जाते हैं तो आपकी सर्वाइकल स्पाइन की हाइट क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, समझ आ रही है बात की? किसकी वजह से? वाटर के इनटेक की वजह से, वाटर के लूजनिंग की वजह से। समझ आ गई? सर्वाइकल स्पाइन में जो न्यूक्लियस पल्पोसेस होता है at birth, it is 25% of the entire disc, not 50% as in the lumbar disc. बर्थ के अंदर लंबर स्पाइन में जो न्यूक्लियस पल्पोसेस की प्रोपोर्शन है एज कंपेयर्ड टू द एनुलस फाइब्रोसिस, इट इज 50-50। मींस 50% कौन सी कंपोजिशन है? न्यूक्लियस पल्पोसेस एंड 50% कौन है? एनुलस फाइब्रोसिस इन द लंबर रीजन। अब लंबर में अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया? वेट बेयरिंग पॉसिबल हो सके। वेट बेयरिंग ज्यादा होती है वहां पे ज्यादा। वेट बेयरिंग प्लस हमारी वेट बेयरिंग के साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें लंबर स्पाइन में मोबिलिटी भी ज्यादा दी हुई है। ठीक है ना, मतलब सर्वाइकल स्पाइन के बाद लंबर स्पाइन में सबसे ज्यादा मोबिलिटी है। आपकी जितनी बेंडिंग एक्सटेंशन है ये सारी किसकी वजह से? लंबर स्पाइन की वजह से। ठीक है, तो 50% किसको कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है? न्यूक्लियस पल्पोसेस को। 50% किसको दिया हुआ है? एनुलस फाइब्रोसिस को। जब सर्वाइकल स्पाइन में क्या है? न्यूक्लियस पल्पोसेस का जो प्रोपोर्शन है दैट इज 25%। ठीक है, और 75% किसका? एनुलस फाइब्रोसिस का। ठीक है, समझ आ गई बात? ठीक है, यहां तक बात की समझ आ गई है? यस सर। यस सर। याद रखिएगा, स्पाइन का कोई भी रीजन है, ठीक है, आप सबको पता है कि जब भी दो वर्टिब्रल बॉडीज आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? इंटरवर्टिब्रल फोरामेना बनता है। अब थेराप्यूटिक्स 2 में आप सब लोगों ने ये बात आप लोगों को सिखाई गई होगी कि नर्व रूट एक्ट करती है इंटरवर्टिब्रल फोरामेना से। नर्व रूट की जो एंटीरियर बाउंड्री है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क आ जाती है। क्या आ जाती है? इंटरवर्टिब्रल फोरामेना में जो एंटीरियर बाउंड्री है वो कौन बना रही है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क बना रही है। पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है? फैसेट जॉइंट बना रहा है। क्या याद रखना है? ठीक है, क्या याद रखना है? एंटीरियरली डिस्क और पोस्टीरियरली फैसेट जॉइंट। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटीरियर हॉर्न से क्या चीज निकलती है? मोटर नर्व निकलती है, सेंसरी नर्व निकलती है। और पोस्टीरियर, एंटीरियर हॉर्न से मोटर नर्व और पोस्टीरियर हॉर्न से सेंसरी नर्व। तो अल्टीमेटली इनकी जब मिक्सिंग होती है पेरिफेरल नर्व, ये ऐसे ही मिक्सिंग होती है ना, जस्ट लाइक दिस। राइट साइड की होगी तो राइट साइड के एंटीरियर हॉर्न से एक नर्व निकल रही है, एक नर्व पीछे से पोस्टीरियर हॉर्न से निकल रही है।
दैट इज द सेंसरी नर्व एंड दैट इज द मोटर नर्व। ऐसे ही मिक्सिंग होगी ना, ये तो नहीं होता कि घूमती आती, सिंपली जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एंटीरियर साइड के ऊपर क्या होगी, मोटर नर्व फाइबर्स होंगे और पोस्टीरियर साइड के ऊपर सेंसरी फाइबर्स होंगे। इंटरवर्टिब्रल डिस्क का इशू हो, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का अगर इशू हो तो क्या क्या इशू क्रिएट होगा, मोटर चेंजेस आएंगे, मोटर। मायोटॉनिक आएगी। और अगर फैसेट जॉइंट का इशू हो तो फिर क्या होगा, सेंसरी चेंजेस, सेंसरी चेंजेस, डर्माटोमल सेंसरी इशू, इम्पेयरमेंट। ठीक है। ये हमेशा याद रखना इस चीज को, ठीक है। ये इसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, इन द मिडिल टू लोअर सर्वाइकल रीजन, मिड से लोअर सर्वाइकल स्पाइन में, the dual requirement of stability and mobility are provision through facet joints with C5 C6 contributing the greatest segmental mobility, ठीक है। वो कहता है आप अपर सर्वाइकल स्पाइन को छोड़ दें, अब आप किसके ऊपर आ जाएं, मिड और लोअर सर्वाइकल स्पाइन में। वो कहते हैं यहाँ पर मोबिलिटी भी चाहिए, यहाँ पर स्टेबिलिटी भी चाहिए। अब वो कहते हैं ये जो मोबिलिटी और स्टेबिलिटी का काम है ये किसको सौंपा जाता है, फेसेट जॉइंट को, कि भाई यहाँ पे जो फेसेट जॉइंट होगा वो उसके ऊपर एक्सियल लोडिंग की आएगी और एट द सेम टाइम वो क्या करेगा, मूवमेंट भी परफॉर्म करेगा। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि C5 जो है, ठीक है, ये वो वर्टिब्रा है जो सबसे ज्यादा मोबाइल है बिटवीन द मिडल एंड द लोअर सर्वाइकल वर्टिब्रास। C6 की मूवमेंट C5 से कम है, ठीक है। C7 की C6 से भी कम है, ठीक है। तो C6 और C7 किसके लिए जाएंगे, स्टेबिलिटी के लिए जाएंगे। C5 किसके लिए जाएगा, मोबिलिटी के लिए जाएगा, ठीक है, अल्टीमेटली। इसी तरीके से C4 C3 स्टेबिलिटी के लिए जाएंगे, C5 किसके लिए जाएगा, मोबिलिटी के लिए जाएगा। समझ आ गई बात की, ठीक है, यहां तक बात की समझ आ गई। So we have to endure the both components, stability as well as mobility. सर C3 और C4 दोनों स्टेबिलिटी और मोबिलिटी के लिए हैं, जबकि C5 Relative to the C5, C5 किसके लिए है, मोबिलिटी के लिए। जो मोबिलिटी के लिए होता है उससे स्टेबिलिटी नहीं ली जाती, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर C5 मोबिलिटी के लिए तो इससे ऊपर वाला वर्टिब्रा C4 कम मोबाइल होगा C5 से। अगर ये कम मोबाइल है तो इट मींस कि इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है। C3 जो है वो C4 से भी कम मोबाइल है, ठीक है, और ये वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो मोबिलिटी कम करते जाएं, स्टेबिलिटी ज्यादा करते जाएं। इसी तरीके से C6 C7, C6 की भी मोबिलिटी कम, C7 की उससे भी कम, और C7 की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी और C6 की उससे कम स्टेबिलिटी, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ द फेसेट जॉइंट, यहाँ पर जो ओरिएंटेशन है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जी बैकवर्ड, अपवर्ड एंड मीडियल डायरेक्शन के अंदर, ये हमेशा याद रखें कि इसकी बम है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो है कि आपके पास कपल्ड मूवमेंट क्या होगी। अपर सर्वाइकल स्पाइन में कपल्ड मूवमेंट क्या थी, ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन मिड एंड लोअर सर्वाइकल स्पाइन में कपल्ड मूवमेंट क्या होगी, सेम साइड के ऊपर होगी। मिडल एंड लोअर सर्वाइकल स्पाइन में जो कपल्ड मूवमेंट है वो किस साइड पर होगी, सेम साइड के ऊपर होगी, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं आई, सिंपल, ये याद रखना है। मिड एंड लोअर सर्वाइकल स्पाइन में जो कपल्ड मूवमेंट है वो सेम साइड के ऊपर होगी। एंटीरियर कैप्सूल जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग, दैट इज थिक। मिड एंड लोअर सर्वाइकल स्पाइन में जो एंटीरियर कैप्सूल है बेटा वो थिक है। जो भी कैप्सूल थिक होता है वो स्ट्रॉन्ग भी होता है, याद रखिएगा। अगर एक कैप्सूल अल्लाह ताला ने थिक बनाया हुआ है तो इट मींस कि वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है और वो कम मोबिलिटी अलाउ करेगा उस डायरेक्शन में, ठीक है। एंटीरियर डायरेक्शन में वो कम मोबिलिटी अलाउ करेगा। अब एज कंपेयर टू द इंटीरियर कैप्सूल, जो पोस्टीरियर कैप्सूल है दैट इज थिन एंड लेक्स। लेक्स का मतलब क्या है कि उसमें लचक है, ठीक है। अगर आप मूवमेंट करना चाहोगे तो वो आपको मूवमेंट अलाउ करेगा, ठीक है।
थिन का मतलब क्या है कि it is not as much strong as that of the anterior capsule, ठीक है, लेकिन कैप्सूल की अपनी एक स्टेबिलिटी होती है। थिन को ये नहीं समझ लेना कि हमने अगर मूवमेंट की तो थिन कैप्सूल का रप्चर हो जाए, नहीं, सिर्फ रिलेटिव टू द एंटीरियर कैप्सूल हम उसको कहते हैं कि दैट इज अ थिन कैप्सूल। और जहां पर थिन कैप्सूल होता है वहां पर मोबिलिटी मैक्सिमम होती है। समझ आ गई बात की? सर वो जो आपने मिड और लोअर सर्वाइकल स्पाइन का बताया कि कपल मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होगी, तो उसका दोबारा बता दें, मतलब साइड बेंडिंग और रोटेशन की बात कर रहे हैं कि अगर वो हो रही है तो सेम डायरेक्शन में हो रही है? अगर राइट साइड बेंडिंग होगी तो राइट साइड की रोटेशन होगी, लेफ्ट साइड बेंडिंग होगी तो लेफ्ट साइड की रोटेशन होगी, ठीक है। इट विल ऑलवेज बी इन द सेम डायरेक्शन। कपल मूवमेंट में हम सिर्फ बात करते हैं रोटेशन की और साइड बेंडिंग की। सर उस सिचुएशन में जब होगा स्टेर्नोक्लीटोराइड मसल होगा, एससीएम, और दूसरा जो है स्केलीन, वन साइड के इन्वॉल्व होंगे। स्केलेनी मसल ग्रुप की बात कर रहे हो आप? यस सर। आप कह रहे हो कि किसी एक साइड के मसल जी। इन्वॉल्व होंगे? नहीं जी। बेटा, ऐसा नहीं होता। सर्वाइकल स्पाइन में आपका कोई भी एक साइड का मसल रिलैक्स नहीं करता। ये सिर्फ पेरिफेरल जॉइंट्स के ऊपर हो सकता है। स्पाइन के किसी जॉइंट में ऐसा नहीं होता कि अगर मैं राइट साइड की बेंडिंग करूंगा तो लेफ्ट साइड के मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। नो, ठीक है, दे ऑल रिमेन एक्टिवेटेड ऑल द टाइम, ठीक है। ओके। अनकिनेट प्रोसेसेस, ठीक है, अनकोवर्टिब्रल जॉइंट्स, वर्टिब्रल बॉडी के सुप्रोलेटरल डायरेक्शन में। अब मैं वर्टिब्रल बॉडी की बात कर रहा हूं, मैं किसी पेडिकल लैमिना जंक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं किसी ट्रांसवर्स प्रोसेस की बात नहीं कर रहा, मैं किसी स्पाइनस प्रोसेस की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? वर्टिब्रल बॉडी की। वर्टिब्रल बॉडी की सुप्रोलेटरल डायरेक्शन में, सुप्रोलेटरल डायरेक्शन में। या आप ये कह लो कि जो फेसेट जॉइंट जहां पर प्रेजेंट है ना पेडिकल लैमिना की जंक्शन पे, फेसेट जॉइंट जहां पर प्रेजेंट है पेडिकल लैमिना की जंक्शन में, बिल्कुल उसके सामने वर्टिब्रल बॉडी पे अनकिनेट प्रोसेसेस हैं, ठीक है। क्या है? अनकिनेट प्रोसेस हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं ये प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है। ये क्या है? प्रोजेक्शंस हैं इंफीरियर वर्टिब्रा की सुप्रोलेटरल डायरेक्शन में, लाइक दिस, ठीक है। लेट्स से आई एम द वर्टिब्रल बॉडी और मेरी सुप्रोलेटरल डायरेक्शन में क्या है? अनकिनेट प्रोसेसेस हैं, ठीक है। ये आर्टिकुलेट करेंगे ऊपर वाले वर्टिब्रा के इंफीरियर अनकिनेट प्रोसेसेस के साथ, ठीक है। और क्या बनाएंगे? अनकोवर्टिब्रल जॉइंट्स बनाएंगे या जॉइंट्स ऑफ लुश्का बनाएंगे, ठीक है। इनको जॉइंट्स ऑफ लुश्का भी बोलते हैं, इनको अनकोवर्टिब्रल जॉइंट्स भी बोलते हैं। जो फंक्शन आपका फेसेट जॉइंट का है ऑलमोस्ट वैसे ही फंक्शन किसका है? अनकोवर्टिब्रल जॉइंट्स का। दीज आर सैडल शेप्ड जॉइंट्स। क्या है? सैडल शेप्ड जॉइंट्स है। सैडल शेप्ड मींस कि एक डायरेक्शन से क्या है? एंट्रोपोस्ट, एक डायरेक्शन से कन्वेक्स होंगे तो दूसरी डायरेक्शन से क्या होंगे? कनकेव होंगे, ठीक है। समझ आ गई बात की? सही है। एक डायरेक्शन में क्या है? कन्वेक्स है, तो और दूसरे साइड से क्या होंगे? कनकेव होंगे, ठीक है। सो दीज आर सैडल शेप्ड आर्टिकुलेशंस। टोटल 10 होती हैं। टोटल कितनी होती हैं? 10 होती हैं, ठीक है। एक सेगमेंट में 2 होते हैं, ठीक है। तो टोटल 5 सेगमेंट, ठीक है। C2, C3, C3, C4, C4, C5, C5, C6, C6, C7। ये 5 सेगमेंट्स में राइट साइड के ऊपर भी अनकोवर्टिब्रल जॉइंट है, लेफ्ट साइड के ऊपर भी अनकोवर्टिब्रल जॉइंट है। समझ आ गई बात की? यहां तक बात की समझ आ गई? अब वो कहता है कि ये अनकिनेट प्रोसेसेस या अनकोवर्टिब्रल जॉइंट, अब देखो खूबसूरती देखें। अब मतलब मुझे अपनी लाइफ को अगर मैं देखूं तो जब हम पढ़ते होते थे फिजियोलॉजी वगैरह, तो मुझे बहुत मजा आता होता था कि मतलब कितनी खूबसूरत चीज अल्लाह ताला ने बनाई है। मुझे अभी भी वो टाइम याद आता है कि लेट्स से मसल, हम एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, और हमें पढ़ने में कितना टाइम लगता है? लाइक इट विल टेक ऑलमोस्ट 1.5 month अगर हम सिर्फ मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी के ऊपर बात करें, ठीक है, एक्सटेंसिवली।
लेकिन हम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो अमेजिंग चीज नहीं है, इससे ज्यादा अमेजिंग चीज कोई बंदा देख सकता है। हमारे फिजियोलॉजी के सर थे डॉक्टर इलियास, वो कहते थे कि अगर आपने अल्लाह ताला को डिस्कवर करना है तो आप लोग क्या कर लें, इंसान का मुआयना कर लें या इंसान को पढ़ लें। ठीक है, अगर आपने अल्लाह ताला को देखना है, ठीक है, या डिस्कवर कर कि कितनी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने उस चीज को बनाया हो। ठीक है, सो जस्ट लाइक दिस अनकोवर्टिबल जॉइंट्स। अब वर्टिब्रल बॉडीज के दरमियान क्या पड़ी हुई है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क पड़ी हुई है। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा थेरापेटिक्स 2 में कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क की जो प्रोट्रूजन है वो पोस्टरोलेटरल डायरेक्शन में सबसे ज्यादा होती है, पढ़ा था। अब अल्लाह ताला ने सर्वाइकल स्पाइन, क्योंकि सर्वाइकल स्पाइन एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है किसके लिए, हमारे लिए। ठीक है, हमने अपनी गर्दनें घुमा घुमा के देखनी है। ठीक है, सही है, ऐसे ही है ना, मतलब गर्दनें घुमा, सलाम फेरने के लिए, मैं किसी और काम के लिए नहीं कह रहा, नमाज में सलाम फेरने के लिए आपने गर्दनें घुमा के देखनी है। तो मींस कि यहाँ पे मोबिलिटी ज्यादा है। अब उस मोबिलिटी के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया, फर्दर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दी है कि न्यूक्लियस पल्पोसिस का कोई बल्ज ना हो पोस्टरोलेटरल डायरेक्शन में, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाए तो क्या हो जाता है, क्वाड्रिप्लेजिया हो जाता है। ठीक है, समझ आ गई बात की। थोरेसिक स्पाइन में, लंबर स्पाइन में हो जाए तो दैट विल बी पैराप्लेजिक। ठीक है, अगर सर्वाइकल स्पाइन में हो गया तो क्या होगा, क्वाड्रिप्लेजिया हो जाएगा। ठीक है, और अगर क्वाड्रिप्लेजिया हो जाए तो ब्रीदिंग भी डिफिकल्ट हो जाती है अल्टीमेटली। ठीक है, सो उस पोस्टरोलेटरल प्रोट्रूजन को बचाने के लिए क्या है, ये अनकोवर्टिब्रल जॉइंट्स हैं। ठीक है, यही अनकोवर्टिब्रल जॉइंट्स जो हैं ये गाइडेंस देते हैं कि ये मूवमेंट इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल दैट इज फ्लेक्शन और दैट इज एक्सटेंशन। ठीक है, वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को क्या देते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम साइड बेंडिंग से क्या करते हैं, रोकते हैं। मैक्सिमम साइड बेंडिंग मतलब किसी एक सेगमेंट में कहीं ज्यादा साइड बेंडिंग ना आ जाए। ठीक है, तो उस एक सेगमेंट की साइड बेंडिंग को क्या करते हैं, रोकते हैं। हाँ, एडिशन होता है, चाहे हर सेगमेंट का एडिशन साइड बेंडिंग होती है तो हमारी इतनी साइड बेंडिंग पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन किसी एक सेगमेंट में वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम साइड बेंडिंग नहीं होने देते। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द अनकोवर्टिब्रल जॉइंट्स। समझ आ गई जी बच्चों, समझ आ गई है? यस सर। यस सर। Cervical lordosis. The amount of cervical lordosis is a factor of the zygofascial joint range and the cervical intervertebral disc. सर्वाइकल स्पाइन में जो लॉर्डोसिस है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक इसके ऊपर इंटरवर्टिब्रल डिस्क की शेप के ऊपर और दूसरा किसके ऊपर, फेसेट जॉइंट्स की ओरिएंटेशन के ऊपर। ठीक है, वो कहते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन जो C4 C5 सेगमेंट है वो क्या कहलाया जाएगा, एपेक्स कहलाई जाएगी। किसकी, सर्वाइकल लॉर्डोसिस की जो एपेक्स है वो कहां पर होगी, C4 C5 के लेवल पर। ठीक है, the center of gravity for the skull lies anterior to the foramen magnum. ठीक है, ये जो C4 C5 को डिस्क एपेक्स बनाई हुई है, एक्चुअली किसके लिए एपेक्स बनाई हुई है, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, जागते रहो तीनों, बल्कि दोनों सो रहे हैं, सोने की कोशिश कर रहे, नींद आ रही है, नहीं आई नहीं। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो फोरामेन मैग्नम की, हमारे स्कल की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो फोरामेन मैग्नम की क्या है, एंटीरियरली लाई कर रही है। तो मैंने क्या कहा था कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंटीरियरली लाई कर रहा है उसके लिए किस मसल्स को काम करना पड़ता है, एक्सटेंसर्स को काम करना पड़ता है। अब एक्सटेंसर्स भी काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम अल्लाह ताला ने नीचे जाके क्या कर दिया, जो लॉर्डोटिक कर्व दिया है C4 C5 को, वो एक्चुअली कंपनसेट कर रहा है किसको, C4 C5 स्कल की एंटीरियर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, लेट्स से आपने कोई वेट उठाया है किसी चीज, लेट्स से किसी रॉड के ऊपर आपने वेट उठाया, ठीक है,
अगर या आप ऐसे कह लो कि आपने वेट उठाया हुआ है और अगर वो वेट ज्यादा होगा तो आप क्या करना शुरू कर दोगे, अल्टीमेटली उसके नीचे आना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो आप क्या कर लोगे, वेट को इजीली बेयर कर लोगे। सेम टू सेम इसी तरीके से आप देखो कि स्कल है, स्कल के नीचे अगर वेट बेयरिंग कर रहा है तो वो क्या करेंगे, एक्चुअली वो C4 C5 का सेगमेंट कर रहा है। ठीक है, जो कि एंटीरियरली प्रोट्रूड किया हुआ है या जिसकी एपेक्स बन रही है लॉर्डोसिस। समझ आ गई बात की? सर ये रिपीट कर दें। मैंने किसी चीज को, किसी वेट को बेयर करना है, लेट्स से इस तरीके से उठाना है। अगर मैं पीछे रख के वेट को उठाऊंगा तो मुझे इतना, मेरे से इतना वेट शायद ना बेयर किया जा सके, बजाय इसके कि मैं उसको दूर रख के वेट को ऊपर उठाऊं, मैं क्या करूंगा, उस वेट के बिल्कुल नीचे आ जाऊं, तो मैं उसको मैक्सिमम टाइम के लिए क्या कर सकता हूं, बेयर कर सकता हूं। ठीक है, ये एक या दो दफा उठाने की बात नहीं है, ये है फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड के मैं उसको वेट को बेयर कर सकता हूं। ठीक है, तो इसी तरीके से कि शॉर्टिंग ऑफ मसल में मतलब आप ज्यादा वेट बेयरिंग कर सकते हैं ज्यादा देर तक, और जब इलोंगेट किए होते हैं तो कम देर तक कर सकते हैं, ये कह रहे हैं? मैं ये बात कर रहा हूँ प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हम लोग अपनी नेक को इरेक्ट रखते हैं। अब मैं कब आपको, लेट्स से आप लोग सुबह से उठकर आए, ठीक है, किसी बच्चे ने भी लेट के देखा नहीं, हर बच्चा क्या कर रहा है, या बैठ के क्लास ले रहा है या चल रहा है, और फ्रॉम दैट टाइम आप लोगों की स्कल क्या है, इरेक्ट पोजीशन में है। अब ये इरेक्ट पोजीशन में एक तो मसल्स का कंट्रोल है, ठीक है, दूसरा अल्लाह ताला ने अंदर से स्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आपके स्कल को, स्कल ना पीछे तो गिर जाए ना आगे की तरफ गिर जाए। ठीक है, उस स्कल के लिए मैं बता रहा हूं कि स्कल की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बेटा, वो फोरामेन मैग्नम के एंटीरियरली लाई कर रही। एंटीरियर लाई करने का मतलब क्या है, ऑक्सीपिटल कंडाइल्स आपके पीछे हैं, सेंटर फोरामेन मैग्नम के आगे क्या है, फोरामेन मैग्नम आगे है ऑक्सीपिटल कंडाइल्स के, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी फोरामेन मैग्नम के भी आगे फॉल कर रही है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब एंटीरियरली फॉल करती है तो आपके एक्सटेंसर मसल्स को कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, समझ आ गई बात की? अब पोस्टीरियरली आपके एक्सटेंसर मसल्स काम कर रहे हैं स्कल को इरेक्ट रखने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम अल्लाह ताला ने सर्वाइकल का लॉर्डोटिक कर्व इसलिए बनाया है और C4 C5 को इसलिए एपेक्स दी है ताकि बिल्कुल उसके नीचे फोरामेन मैग्नम के नीचे क्या आ सके, एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर आ सके। समझ आ गई बेटा बात की? यस सर। यस सर। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि लॉन्गस कोलाई, जब स्पाइन स्टार्ट की थी कि लॉन्गस कोलाई एक इंपॉर्टेंट स्टेबलाइजर है। ठीक है, कोर मसल है सर्वाइकल स्पाइन का, लॉन्गस कोलाई। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 80% जो सर्वाइकल स्पाइन को स्टेबिलिटी है वो किससे मिल रही है, मस्कुलर सिस्टम से, जबकि 20% जो स्टेबिलिटी है वो किससे मिल रही है, फ्रॉम द ऑस्टियोलिगामेंटस स्ट्रक्चर। ठीक है, जो मैंने ये अभी एपेक्स की बात की है ना सर्वाइकल लॉर्डोसिस की, ये स्टेबिलिटी अगर प्रोवाइड कर रहा है तो ये कितनी प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ 20% स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी है सर्वाइकल स्पाइन की वो किससे मिल रही है, मस्कुलर सिस्टम से। ठीक है, अब वो कहते हैं ये मस्कुलर सिस्टम, अगर हमें मसल्स में इश्यूज आते हैं, ठीक है, अब वो कहता है कि मसल जो है वो मैक्सिमम एक्टिवेटेड रहते हैं किसमें, न्यूट्रल पोजीशन में, जो कि इस टाइम मेरी नेक की है, ठीक है, या मिड रेंज के अंदर, क्योंकि हमारी नॉर्मल जो मैक्सिमम एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है वो किस में है, या न्यूट्रल जोन में होती है या फिर किस में होती है, मिड रेंज में होती है। ऐसे ही है ना, मिड रेंज में। ठीक है, एक्सट्रीम्स हम बहुत कम यूज करते हैं, जस्ट लाइक दिस, एक्सट्रीम्स बहुत कम यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लाइक दिस, मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो हम मैक्सिमम अपना न्यूट्रल जोन या फिर हम अपना मिड जोन इस्तेमाल करें, और इसमें सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी है वो किसकी तरफ से है, मसल्स की तरफ से। जो 20% स्टेबिलिटी है फ्रॉम द ऑस्टियोलिगामेंटल स्ट्रक्चर, और वो एक्सट्रीम के ऊपर हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एक्सट्रीम के ऊपर। ठीक है, वो किसके ऊपर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एक्सट्रीम्स के ऊपर।
किसी को गर्दन में कभी दर्द हुआ, रात को सोए हैं, सुबह उठे तो बल पड़ गया, ठीक है, या तो वो एबनॉर्मल पोस्चर होता है सोते हुए, बहुत ज्यादा हाइट का तकिया लिया हो, ठीक है, तब भी ऐसे हो जाता है, ठीक है, या फिर आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं तो तब भी ऐसे हो जाता है, ठीक है। इट मींस के आपके जो मसल्स हैं वो क्या हो गए हैं, आपके वेट को बेयर नहीं कर पा रहे, ठीक है। आपने उन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करनी है, ठीक है, समझ आ गई। ये जो 80% स्टेबिलिटी है ये मसल्स की वजह से, अगर आपके मसल्स एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे तो ये स्टेबिलिटी आपके पास नहीं रहेगी, ठीक है। सर वो जो कहते हैं गर्दन में बल पड़ जाना, यही चीज होती है? गर्दन में बल पड़ जाना, मैंने इसको इसलिए रिलेट किया इसके साथ कि स्टेबिलिटी, क्योंकि हमारे मसल्स की है मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अगर हमारे मसल्स में बल पड़ रहा है, ठीक है, इट मींस कि हमारे मसल्स में वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो हमारे स्कल को इरेक्ट रख सके, ठीक है। अगर आप उनकी स्ट्रेंथनिंग करवाओगे तो वो अल्टीमेटली पावर अप होंगे, एक्टिव होंगे और आपका ये जो बल वगैरह होगा ये ठीक हो जाए, ठीक है। The only orthokinematic motion available at the facet joint is an inframedial glide of the superior facet during extension. क्या है बच्चों, सोना नहीं है, उठ के बैठे हैं। अब नई स्कीम आ रही है, ठीक है। नई स्कीम क्या कहती है कि एक्सटेंशन के अंदर जस्ट लाइक दिस, ये वाली क्या है, ये पूरी वाली एक्सटेंशन है, आसमान की तरफ देखें या छत की तरफ देखें, जस्ट लाइक दिस। इस एक्सटेंशन में फेसेट जॉइंट के ऊपर कौन सी ग्लाइडिंग होगी, इंफ्रामीडियल डायरेक्शन के अंदर ग्लाइड होगी, किसकी, सुपीरियर फेसेट की, ठीक है। ये इसी लेक्चर में जरूरी है, एक समझें, ठीक है। हमने क्या बात कही बेटा, पढ़ने की आदत डालें, बहुत अच्छी बात है। सुपीरियर फेसेट किसका होता है, इंफीरियर वर्टिब्रा का, और इंफीरियर फेसेट किसका होता है। अच्छा, हमने सुपीरियर फेसेट की क्या बात की कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, बी बाय बैकवर्ड्स, अपवर्ड्स एंड मीडियल, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब आप देखो कि ये सुपीरियर फेसेट है, मैं पूरे का पूरा क्या हूं, सुपीरियर फेसेट, ठीक है। अब मैंने किसमें जाना है, एक्सटेंशन के अंदर जाना है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि उसको किस डायरेक्शन में ग्लाइड करनी पड़ेगी, इंफ्रामीडियल डायरेक्शन में ग्लाइड करनी पड़ेगी ताकि एक्सटेंशन पॉसिबल हो सके, ठीक है। किस डायरेक्शन में ग्लाइड करनी पड़ेगी, इंफ्रामीडियल डायरेक्शन में ग्लाइड करनी पड़ेगी ताकि क्या हो सके, एक्सटेंशन हो सके। समझ आ गई बात कि नहीं आई, इंफ्रामीडियल डायरेक्शन, इंफ्रामीडियल, ठीक है। ग्लाइड ऐसे हो रही है इंफ्रॉम सुपीरियर फेसेट की, तो ऊपर वाले फेसेट की जो इंफीरियर फेसेट है ऊपर वाले वर्टिब्रा का, वो अल्टीमेटली पीछे की तरफ जा रहा है, या ये कह सुप्रोलेटरल ग्लाइड, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सटेंशन ऑफ द इंफीरियर फेसेट। इसको छोड़ दो भी, अगर सिर्फ एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन में सुपीरियर फेसेट की ग्लाइड क्या है, इंफ्रामीडियल, और सुपीरियर जो इंफीरियर फेसेट है, सुपीरियर वर्टिब्रा का, उसकी ग्लाइड क्या होगी, सुप्रोलेटरल, ठीक है, उसकी ग्लाइड क्या होगी, सुप्रोलेटरल। या आप सिंपल सी ये बात कर लें, मैंने एक्सटेंशन के अंदर जाना है, ठीक है। अब मेरे वर्टिब्रा को क्या करना चाहिए, पीछे जाना चाहिए, तो मेरा सुपीरियर वर्टिब्रा क्या करेगा, सुप्रोलेटरल डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि जो सुपीरियर वर्टिब्रा, सुपीरियर फेसेट है, उसका क्या है, बैकवर्ड्स, अपवर्ड एंड मीडियल। तो मैंने क्या करना है, मैंने वो जो अपवर्ड ओरिएंटेशन है ना नीचे वाले वर्टिब्रा के आर्टिकुलर प्रोसेस की, मैंने वो क्या करनी है, ऊपर चढ़ना है। मैंने इंफीरियर प्रोसेस हूं ना, मैं सुपीरियर वर्टिब्रा का, मैं क्या हूं, इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस हूं किसका, सुपीरियर वर्टिब्रा का। तो सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट की क्या डायरेक्शन है, अपवर्ड्स, बैकवर्ड्स एंड मीडियल,
तो वो जो अपवर्ड ओरिएंटेशन है मैंने उसको क्या करना है, क्लाइंब करना है, ठीक है। तो एक्सटेंशन में मेरे सुपीरियर वर्टिब्रा की इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस की क्या डायरेक्शन होगी, सुप्रोलेटरल ग्लाइड होगी, ठीक है। क्या होगी, सुप्रोलेटरल ग्लाइड होगी, ये याद रखें, सुप्रोलेटरल ग्लाइड आपको आसानी रहेगी, ठीक है। वैसे क्या याद रखना है, बम याद रखना है किसके लिए, सुपीरियर फेसेट के लिए इंफीरियर वर्टिब्रा का, और मूवमेंट के लिए क्या याद रखना है, सुप्रोलेटरल ग्लाइड याद रखनी है किसकी, ऊपर वाले वर्टिब्रा के इंफीरियर प्रोसेस, ठीक है। समझ आ गई बात की। इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, फ्लेक्शन में हो जाएगा। सुप्रोमीडियल ग्लाइड है ड्यूरिंग फ्लेक्शन किसकी, सुपीरियर प्रोसेस, इंफीरियर वर्टिब्रा के सुपीरियर प्रोसेस की। सर दोनों की ऑपोजिट्स होंगी ना, क्योंकि अगर हम एक्सटेंशन में करें तो सुपीरियर वाले जो है वो इंफ्रामीडियल जा रहे हैं, जो इंफीरियर वाले हैं वो सुप्रोलेटरल जा रहे हैं। एक्सटेंशन में इंफीरियर वाले जो हैं, ऊपर वाले वर्टिब्रा का जो इंफीरियर प्रोसेस है वो सुप्रोलेटरल डायरेक्शन में जाता है, बैकवर्ड जाता है सुप्रोलेटरल डायरेक्शन। जब फ्लेक्शन की बात आएगी तो वो क्या करेगा, इंफ्रामीडियल डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है, इंफ्रामीडियल डायरेक्शन। जी सर यहाँ पर तो लिखा हुआ है सुप्रोलेटरल ग्लाइड ड्यूरिंग फ्लेक्शन, फ्लेक्शन आपने एक्सटेंशन का बिल्कुल सही लिखा हुआ है बेटा, ये सुपीरियर प्रोसेस की बात की हुई है, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस इंफीरियर वर्टिब्रा का, ये इंफीरियर वर्टिब्रा की बात की हुई है। आप इसको याद कर लो विद रेफरेंस टू द अपर वर्टिब्रा, ऊपर वाले वर्टिब्रा का इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होगा ना, तो उससे याद कर लो कि एक्सटेंशन में इंफीरियर प्रोसेस किसमें जाएगा, सुप्रोलेटरल डायरेक्शन में एक्सटेंशन में, और फ्लेक्शन में किसमें जाएगा, इंफ्रामीडियल डायरेक्शन में, इसके ऑपोजिट। सुप्रोलेटरल डायरेक्शन में ग्लाइड करेगा ड्यूरिंग एक्सटेंशन, कौन सा वर्टिब्रा, सुपीरियर वर्टिब्रा का इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है। और सुपीरियर वर्टिब्रा का इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस फ्लेक्शन में सुपीरियर नहीं, उसमें मूवमेंट नहीं होगा। सर ये वीडियो में ज्यादा अच्छे से समझ आए, वीडियो दिखा के या कोई। अच्छा ये देखते हैं, ये दो सेगमेंट्स हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अब ये मैं क्या बना रहा हूँ, बैकवर्ड्स अपवर्ड्स एंड मीडियली, ये किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, सुपीरियर फैसेट के लिए, लेकिन ये होता किसका है, इंफीरियर वर्टिब्रा। तो जस्ट लाइक दिस, ठीक है, ये ओरिएंटेशन होगी, ठीक है, इसका ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब ये क्या है, इसके ऊपर इंफीरियर फैसेट है किसका, सुपीरियर वर्टिब्रा। अब क्या होनी है, एक्सटेंशन होनी है, पीछे की तरफ जाना है, तो इस वाले आर्टिकुलर प्रोसेस को पीछे की तरफ जाना चाहिए ना, ये पीछे की तरफ जाएगा तो ही एक्सटेंशन होगी। तो ये पीछे की तरफ क्या करेगा, जब ये क्लाइंब करेगा, क्लाइंब का मतलब क्या है, सुप्रोलेटरल डायरेक्शन में जब ये जाएगा तो क्या होगी, एक्सटेंशन होगी। समझ आ गई बात की। और जब ये किस में आएगा, इंफ्रामीडियल डायरेक्शन में आएगा तो क्या होगी, फ्लेक्शन होगी। यही कहेंगे, यहां तक बात की समझ आ गई। इंफ्रामीडियल डायरेक्शन में आएगा तो क्या होगी, फ्लेक्शन होगी। सुप्रोलेटरल डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगी, एक्सटेंशन होगी। यहां पे लिखा है सुपीरियर फेसेट से रिलेटेड, आपने क्या याद करना है, इंफीरियर फेसेट से रिलेटेड, वो आपको आसान रहेगा जब आप इस तरीके से याद करो, ठीक है। समझ आ गई बात की। यस सर। अच्छा नीचे वाली बात आप तो कहता है, हमने क्या बात की, कपल्ड मूवमेंट क्या होगी, हमेशा सेम साइड की होगी, सेम साइड की, मिड और लोअर सर्वाइकल स्पाइन में। मींस कि अगर मैं राइट साइड बेंडिंग करता हूं तो राइट साइड की ही रोटेशन होगी। अब ये देखते हैं, सारे अपने गर्दनों को मूव करें, राइट साइड बेंडिंग, बेटा आप भी राइट साइड बेंडिंग कर लो, राइट साइड बेंडिंग, अपनी राइट साइड बेंडिंग, लेफ्ट साइड बेंडिंग, राइट साइड बेंडिंग, राइट साइडेड रोटेशन, ठीक है। तो राइट साइडेड रोटेशन में अगर आप देखो तो यहाँ राइट साइड का फेसेट किस में जाएगा,
पोस्टीरियर डायरेक्शन में, और लेफ्ट साइड का फेसेट किस में जाएगा? एंटीरियर डायरेक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि राइट साइड का फेसेट जो है वो किस में जा रहा है? एक्सटेंशन में जा रहा है, और लेफ्ट साइड का फेसेट किस में जा रहा है? फ्लेक्शन में जा रहा है। यस सर। कहना है, ये प्रिंसिपल है, ये कहना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो मैनुअल थेरेपी नहीं याद होगी, ठीक है? ये कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स हैं जो हमेशा आप लोगों की जिंदगी में साथ रहेंगे अगर आप लोग इनको आज समझ लोगे, ठीक है? मैनुअल थेरेपी में वैसे नहीं, मैनुअल थेरेपी में मैंने बहुत बच्चे फेस किए हैं, इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि दैट इज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है? मैं सिर्फ आप लोगों को ये नहीं कहना चाह रहा कि जी मैं डरा रहा हूँ, मुझे आप लोगों को किसी का कुछ नहीं पता, ठीक है? आप लोगों का क्या सीजीपीए पीछे क्या नहीं है, मुझे सिर्फ तवक्को है तो ये है कि जहां जैसे मैंने पढ़ाया है वैसा नहीं तो कम से कम स्टूडेंट्स के लेवल का आप लोगों ने मुझे जरूर सुना, ठीक है? समझ आ गई? वाइवा में भी, ठीक है, मिड्स में भी और फाइनल में। मैं पूछ लूंगा एक दफा दोबारा आप लोगों को, लेट्स से एक क्लास ऐसे रख लेता हूं कि जिसमें मैं पूछ लूंगा कि अच्छा बेटा राइट साइड बेंडिंग जब हम एमसीक्यू जाके देखते हैं तो बिल्कुल नहीं। सर ने हमसे एक्टिविटी दी थी, उन्होंने हमें 10 एमसीक्यूज दे दिए थे, मतलब ग्रेडेड नहीं थे ना, तो वो उन्होंने बस आइडिया दे दिया था कि इसके हम एमसीक्यूज में से चलिए एक दफा ऐसे एमसीक्यूज ले लूंगा एलएमएस के ऊपर, ठीक है? आप लोगों के एलएमएस के ऊपर एक लाइक क्विज हो जाएगा जो ग्रेडेड नहीं होगा, लेकिन वो ये होगा कि चलिए आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी रेफरेंस टू योर मेट्स। लेकिन बेटा अल्टीमेटली जो आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, कल को वही आप लोगों ने पाना है, ठीक है? हमेशा याद रखिएगा आप लोगों की मेहनत कभी रायगा नहीं जाएगी। आप लोगों को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि फिजियोथेरेपिस्ट को कितना मिल जाता है। मैं ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट बता सकता हूँ जो मिलियंस कमाते हैं, मिलियंस। कितने कमाते हैं? मिलियंस। ये ऐसी वैसी बात नहीं है, ये हकीकत की बात है, ठीक है? मिलियंस कमाते हैं, बट क्या है कि उन्होंने मेहनत की हुई है, ठीक है? बहुत मेहनत की हुई है। समझ आ गई बात की? तो मेहनत आपकी पढ़ाई में, आपके एक्सपीरियंस में, जब आपके पास पढ़ाई होती है फिर आपको एक्सपीरियंस लेने में भी मेहनत करो तो फिर मजा आता है कि हाँ यार मेरे पास पीछे बैकग्राउंड नॉलेज है। अगर आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप लोगों की आगे वाली मेहनत का फायदा नहीं होगा, ठीक है? फिर वही होगा कि अच्छा इसने मुझे ये बात बताई थी तो मैंने ये सीख लिया, किसी और सुपरवाइजर ने मुझे वो बात बताई थी तो मैंने वो सीख ली, ठीक है? मैं जो आज आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारा बुक से रिलेटेड है, ठीक है? आप किसी भी बुक में जाके पढ़ोगे आपको ऐसा ही मिलेगा, लेकिन जब सुपरवाइजर्स आपके साथ बात करते हैं, ठीक है, वो रिलेटेड टू देयर नॉलेज और रिलेटेड टू देयर एक्सपीरियंस, ठीक है? कभी कभी एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है बिल्कुल बुक के नॉलेज से, ठीक है? तो वो आप लोगों का मिसमैच करेगा, वहां पे फिर मुश्किल आ जाती है, ठीक है? इसलिए ये टाइम है मेहनत करने का। ये कौन सा टाइम है? मेहनत करने का। आप इसमें मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह ताला आप सबके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है? आप एनर्जी से पढ़ा रहे हैं ना, वो बात का टीचर होता है नहीं, मुझे सांस ज्यादा चढ़ जाता है, मैं एनर्जी से नहीं पढ़ाता, ठीक है? समझ आ गई बात की? सो साइड बेंडिंग टू द राइट साइड इज एसोसिएटेड विद राइट साइडेड रोटेशन। तो राइट साइडेड रोटेशन में हम ये कह सकते हैं कि राइट साइड के फेसेट केस में जा रहे हैं, एक्सटेंशन में जा रहे हैं, लेफ्ट साइड के फेसेट किस में जा रहे हैं? फ्लेक्शन के अंदर जा रहे हैं। सर नीड्स में कितना सिलेबस होगा? थोड़ा ही बेटा अपर सर्वाइकल स्पाइन इंक्लूडेड है, ठीक है? अपर सर्वाइकल स्पाइन क्या है? इंक्लूडेड है, हाँ ठीक है। पर 13 लेक्चर्स फर्स्ट से लेकर 13 लेक्चर्स। शुक्र करो बेटा मैं सर्वाइकल स्पाइन पूरी रखता हूँ, रख दूं? ये पूरी रख देता हूँ फिर पीछे से कट कर देता हूँ। नहीं नहीं एक कांसेप्ट होगा उसको लेके हम उससे कर दे सर। तो इसमें कितने लेक्चर्स है? 4।
नहीं फिर ये भी मिड कोड और सर्वाइकल स्पाइन भी इंक्लूड कर दो, ये 2 लेक्चर 15 लेक्चर बनेंगे टोटल। ठीक है, ये है भी आसान, मिड एंड डोर सर्वाइकल स्पाइन आसान है। सर फर्स्ट कोड निकाल देना, फर्स्ट को निकाल के 5 से लेकर 15 है। ठीक है, आज 14 है, तो अगला नेक्स्ट लेक्चर होगा वो 15 का होगा, तो 5 से लेकर 15 तक। ठीक है, उसके बाद आप एक एक्टिविटी भी दोगे, उसके बाद एक एक्टिविटी दोगे, मिड के बाद या मिड से पहले करवा देता हूं ना, एक करवा देता हूं इंशाल्लाह। इसी से रिलेटेड सर्वाइकल स्पाइन से रिलेटेड बेटा इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, कुछ किसी से पूछने की जरूरत नहीं, घर में जाके मुझे कुछ बच्चे कंफ्यूज लग रहे हैं, घर में जाके लेक्चर खोल लें। ठीक है, मेरी रिकॉर्डिंग है, ठीक है, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, रिकॉर्डिंग अपलोड करके एक दफा इसको पढ़ लीजिए। नहीं लेट से अपलोड नहीं है यूट्यूब पे, वैसे सुनता भी कोई नहीं, इतनी देर कैसे बैठ के सुन लेते हो, मतलब कैसे हम सुनते हैं। मतलब इधर वहां पे बैठ अपलोड कर दिया करें, हम सुन लेते हैं। नहीं बेटा, गाना जो है वो मैं सुन सकता हूँ, मैं किसी की आवाज कैसे सुन सकता हूँ, मतलब इट इज इम्पॉसिबल। पता नहीं ऐसा हो नहीं सकता, मेरी तो आवाज भी नहीं इतनी अच्छी कि बंदा भी अच्छा यार क्या आवाज है, क्या आवाज है, तो चलो सुन ले। नहीं सर, मजा आता है। ये तो पक्का झूठ है, सफेद आप नहीं कब्बे सर, पर सुनते हैं। सर हम 2x की स्पीड से सुनते हैं। आप कब्बे पर सफेद करने की कोशिश कर रहे हो। सर 15 दिन बाद ये गाने लगते हैं। सर सर सिलेबस 2x दोबारा की रिपीट स्पीड कर करके दें। सुनना पड़ता है। लेक्चर नंबर 5 से लेकर लेक्चर नंबर 15। ठीक है बच्चों, जा सकते हो आप लोग, अल्लाह हाफिज़। सर रिकॉर्डिंग प्लीज जल्दी अपलोड कर दें। सर हमारे टोटल मैनुअल के कितने लेक्चर्स हैं? टोटल 25 के 26 लेक्चर। ओके सर। ठीक है, अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।